समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेशमाला कब समाप्त होती। आज मुझे भोजन भी कुछ निस्वाद सा लग रहा था, लेकिन भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब की बात थी। और इतना तिरस्कार होने पर भी किताबों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बरकरार रही और खेल कूद का एक भी अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज का काम पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। और अपने ऊपर जो थोड़ा बहुत विश्वास पैदा हुआ था, वो सब लुप्त हो गया और फिर से मैं चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी और दर्जे में प्रथम, मुझे खुद अचरज हुआ, मगर भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात 10 बजे तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी उनकी, मगर बेचारे फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया तो रोने लगे और उन्हें देखकर मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आज आधी सी रह गई कि अगर इस साल मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना रुकना होता। खैर, विधि की बात को कौन टाल सकता है। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया और मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर देखता हूं कि किस आधार पर मेरी फजीयत करते हैं। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल डाला कि आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हां, उस वक्त मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, पर शायद ये उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धनाधन पास होता चला जा रहा हूं और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ चुके थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, और अगर रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता बढ़ी और मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, भाई मेरी तकदीर बलवान है। और इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था वो भी बंद, और मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब दिन का सारा समय पतंगबाजी की भेंट हो रहा था। फिर भी मैं भाई साहब का बहुत अदब करता था और उनकी नजर चुराकर ही कनकौए उड़ाता, क्योंकि मैं उन्हें इस बात का एहसास ना होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कुछ कम हो गया है। और एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। आंखें उस पतंग की ओर थी
और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से पतंग की ओर चला रहा था। मानो जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए आ रही हो, और बालकों की सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। मानो सब जैसे उसके साथ आसमान में उड़ रहे हों, जहां पर सब कुछ समतल, ना गाड़ी, ना मोटर, ना कार, ना ट्राम, और सहसा